दोस्तों नमस्कार, ये है मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज। मैं अनुराग चौधरी। दोस्तों आज की वीडियो में प्रस्तुत है सिविल सेवा परीक्षा के अभ्यर्थियों को ध्यान में रखकर डॉक्टर विजय अग्रवाल द्वारा लिखित पुस्तक आज़ादी की कहानी का अध्याय 6 भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना। इस पुस्तक में अत्यंत ही सरल तथा रोचक तरीके से भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के विभिन्न पहलुओं का विश्लेषणात्मक वर्णन किया गया है। तो आइए शुरू करते हैं आज़ादी की कहानी का अध्याय 6 भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना। सन 1857 के प्रथम स्वतंत्रता आंदोलन के बाद से पूरे देश की स्थिति पहले जैसी सामान्य नहीं रह गई थी। प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से अंग्रेजों के विरुद्ध आक्रोश व्यक्त होने लगा था। ब्रिटिश हुकूमत आलोचना के केंद्र में आ गई थी। अब भारतीयों को यह स्पष्ट रूप से समझ में आने लगा था कि ब्रिटेन के लिए भारत की अहमियत केवल एक बाजार जैसी है, जहां से वह अधिक से अधिक धन कमाने की कोशिश कर रहा है। हालांकि इस बीच ब्रिटेन ने भारत के आधुनिकीकरण की शुरुआत भी की थी। रेल यातायात प्रारंभ किया गया, डाक तार विभाग का जाल फैलाया गया, लेकिन राष्ट्रीय नेता इन सब के पीछे छिपी औपनिवेशिक चाल की पोल लोगों तक पहुंचाते रहे। इसलिए अंग्रेज अपने आप को भारतीयों का छद्म हितैषी भी सिद्ध करने में असफल रहे। यह बात अलग है कि जमींदारों और शासकों का वर्ग जरूर अंग्रेजों के साथ था, क्योंकि इससे उनके स्वार्थ जुड़े थे, लेकिन शेष जनता अंग्रेजों की चाल को समझने लगी थी। प्रथम स्वतंत्रता आंदोलन के बाद ही समाज में हलचल सी होने लगी थी, लेकिन वे हलचलें इतने छोटे रूप में और बिखरी हुई थीं कि उनका कोई सकारात्मक स्वरूप नहीं बन पा रहा था। इसलिए भारतीय और अंग्रेज दोनों को तभी से ये अनुभव होने लगा था कि ऐसा कुछ किया जाए जिससे इन हलचलों को संगठित किया जा सके। अब तक भारतीयों की ऐसी स्थिति हो चुकी थी कि उन्हें किसी संगठन के अंतर्गत इकट्ठा किया जाए। दूसरी ओर अंग्रेज भी यह महसूस करने लगे थे कि यदि भारतीयों की मांगों को बताने वाला कोई एक संगठन बन जाए तो उन्हें आसानी हो जाएगी। ऐसी ही स्थिति में दिसंबर सन 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई। इसकी स्थापना का श्रेय एक सेवानिवृत्त आईसीएस अंग्रेज अधिकारी ए.ओ. ह्यूम को जाता है, और आप जानते हैं ए.ओ. ह्यूम का पूरा नाम एलन ऑक्टेवियन ह्यूम था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अधिवेशन मुंबई में आयोजित हुआ। उमेश चंद बनर्जी या व्योमेश चंद बनर्जी इसके अध्यक्ष बने। उस समय इसमें 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया। इस संगठन ने अपने उद्देश्यों में कहा कि वह देश के अलग अलग भागों में रह रहे राष्ट्रवादी राजनीतिक कार्यकर्ताओं के बीच मित्रतापूर्ण संबंध बनाने में मदद करेगा, जाति, धर्म या क्षेत्र के आधार पर बिना किसी भेदभाव के राष्ट्रीय एकता को बढ़ाएगा, साथ ही जनता की मांगों को सरकार के सामने प्रस्तुत करेगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने यह भी निश्चय किया कि वह देश में जन चेतना जागृत करेगी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन 1 साल बाद कलकत्ता में हुआ। दादा भाई नौरोजी इसके अध्यक्ष बने। इसमें 436 प्रतिनिधियों ने भाग लिया। सच तो ये है कि दूसरे अधिवेशन के बाद से ही कांग्रेस पूरे देश का संगठन बन गया। अब इसका अधिवेशन हर साल दिसंबर में देश के अलग अलग भागों में होने लगा। धीरे धीरे उसके सदस्यों की संख्या बढ़ती चली गई और देखते ही देखते इसकी बैठकों ने एक राजनैतिक महाकुंभ का रूप धारण कर लिया। भले ही कांग्रेस की स्थापना का उद्देश्य चाहे जो भी रहा हो, लेकिन इसके साथ ही पूरे देश के एकीकरण और स्वतंत्रता के लिए सामूहिक संघर्ष की शुरुआत हो गई थी। यह एक राजनीतिक संगठन भले ही था, लेकिन उससे भी कहीं अधिक बढ़कर यह एक आंदोलनकारी संगठन बना। आगे चलकर यही संगठन भारत के लिए आज़ादी प्राप्त कराने वाला प्रमुख संगठन बन सका। नई कांग्रेस, नया भारत। इतिहास में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 से लेकर
बंगाल के विभाजन यानी 1905 तक इसके 20 वर्षों के कार्यकाल को एक नए भारत के उदय के रूप में देखा जाता है। चूँकि ये 20 वर्ष भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के आरंभिक वर्ष थे, वह कुछ विशेष आंदोलनकारी कदम नहीं उठा पाई, लेकिन इसका अर्थ ये नहीं है कि यह काल पूरी तरह व्यर्थ ही हो गया। वस्तुतः उस समय के राष्ट्रीय नेता इस बात से अच्छी तरह परिचित थे कि यदि उन्होंने कोई क्रांतिकारी कदम उठाया तो उसे सरकार के द्वारा आसानी से दबा दिया जाएगा। इसलिए उन्होंने क्रमशः स्वतंत्रता प्राप्त करने की नीति अपनाई। उनकी नीति ये थी कि वे सरकार के सामने अपनी कुछ मांगें रखते थे, जिनमें से कुछ मांगों को वह आवश्यक परिवर्तन के साथ स्वीकार कर लेती थी और शेष को निरस्त कर देती थी। लेकिन इससे कांग्रेस को अपने उद्देश्य की पूर्ति करने में कोई बाधा नहीं आती थी। कांग्रेस जो भी मांगे रखती और सरकार की उस पर जो भी प्रतिक्रिया होती, देखते ही देखते सारा देश उससे परिचित हो जाता था। मूलतः आरंभ के इन 20 वर्षों में कांग्रेस की यही सबसे बड़ी सफलता रही कि उसने समस्त मांगों के प्रति भारतीय लोगों में जागृति पैदा की। इससे जो मानसिक पृष्ठभूमि बनी, उसी के कारण सन 1905 के बंगाल विभाजन के विरुद्ध राष्ट्रव्यापी आंदोलन खड़ा हो सका। कांग्रेस अपनी स्थापना के शुरू के 7 वर्षों तक ये प्रयास करती रही कि विधान परिषद में जनता के चुने हुए प्रतिनिधियों को अधिक से अधिक स्थान मिले। उस समय के नेताओं की यह धारणा थी कि यदि परिषद में अधिक से अधिक भारतीय पहुंच सकेंगे तो वे विदेशी सरकार की भारत संबंधी नीतियों को देश के हित में प्रभावित कर पाएंगे। इसी के परिणाम स्वरूप सन 1892 में इंडियन काउंसिल एक्ट पास किया गया। इस अधिनियम के अंतर्गत केंद्र और प्रांतीय परिषदों की सदस्य संख्या बढ़ा दी गई। यह व्यवस्था की गई कि कुछ भारतीयों को अप्रत्यक्ष रूप से चुना जाएगा, लेकिन बहुमत अंग्रेज अफसरों का ही बना रहेगा। स्वाभाविक था कि इस अधिनियम से भारतीय नेता खुश नहीं हुए, इसलिए यह मांग बराबर बनी रही कि परिषद में और अधिक भारतीय लिए जाएं और उन्हें अधिक अधिकार दिए जाएं। उस समय के राष्ट्रीय नेताओं ने स्पष्ट रूप से कहा कि यदि भारत का धन इंग्लैंड ले जाया जा रहा है, इसलिए इसे रोका जाए। किसानों से लिए जाने वाले कर की दर कम की जाए। इसके लिए कांग्रेस ने आंदोलन चलाए। बागान मजदूरों की दशा में सुधार के लिए भी आंदोलन किए गए। नमक कर को समाप्त करने की भी मांग की गई। भले ही ब्रिटिश सरकार ने इन मांगों को नहीं माना, लेकिन इन मांगों के कारण देश के सारे लोग अंग्रेजों की शोषक नीति से परिचित हो गए। राष्ट्रवादी नेताओं ने यह भी मांग की कि कार्यपालिका और न्यायपालिका की शक्तियां अलग अलग हों। सरकार भारतीयों को हथियार रखने का अधिकार दे, साथ ही सरकार राज्य में कल्याणकारी कार्यों की शुरुआत करे। ब्रिटिश सरकार ने कांग्रेसियों की इन मांगों पर कोई खास गौर नहीं किया। इस कारण कांग्रेस के अंदर एक ऐसा दूसरा वर्ग बनने लगा था जो ब्रिटिश सरकार के प्रति उग्र हो रहा था। कांग्रेस का पहला वर्ग नरमपंथियों का था, जो ब्रिटिश सरकार के प्रति नर्म रुख रखते हुए धीरे धीरे परिवर्तन के हिमायती थे। इनका मानना था कि अभी भारतीयों की ऐसी स्थिति नहीं है कि विदेशी शासकों को सीधे चुनौती दे सकें। लेकिन दूसरा वर्ग अंग्रेजों की धीमी चाल और तिरस्कारपूर्ण नीति के कारण आक्रोश में था। उसका अंग्रेजों की सहानुभूति पर कोई विश्वास नहीं था। इस वर्ग ने जुझारू कार्यक्रमों का पक्ष लिया। लोकमान्य तिलक और अन्य उग्रवादी नेता इसी पक्ष के थे। इस वर्ग के नेताओं को ही आगे चलकर उग्रवादी या गरम दल के नेता कहा गया। अपनी स्थापना के 20 वर्षों के अंदर ही कांग्रेस जनता को यह बताने में सफल रही थी कि किस प्रकार ब्रिटेन भारत का आर्थिक शोषण कर रहा है। सरकार के सामने अपनी मांगे रखकर उसने एक प्रकार से पूरे क्षेत्र के लिए राजनीतिक और आर्थिक कार्यक्रम प्रस्तुत कर दिया था, जिसके आधार पर संगठित होकर पूरे देश को अपने आगे के संघर्ष को जारी रखना था। यही भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के आरंभ के 20 वर्षों की सबसे बड़ी उपलब्धि रही।
और जैसे ही सन 1905 में अंग्रेजों ने बंगाल को विभाजित करके देश के संघर्ष को कमज़ोर करने की चाल चली, वैसे ही भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का स्वरूप भी उग्र हो उठा और इसी के साथ स्वतंत्रता आंदोलन में उग्र राष्ट्रवादी आंदोलन की शुरुआत हुई। तो दोस्तों, ये था डॉक्टर विजय अग्रवाल द्वारा लिखित पुस्तक आज़ादी की कहानी का अध्याय 6, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना एक अखिल भारतीय संगठन के रूप में की गई। इससे भारतीयों और ब्रिटिश शासकों दोनों को भी ये सुविधा और सहूलियत हो गई कि भारतीयों की राय क्या है, उनकी मंशा क्या है ब्रिटिश सरकार के प्रति, एक तो उनको जाना जा सके और ब्रिटिश सरकार भारतीयों के मन में क्या चल रहा है उनको जानकर उसके आधार पर अपने निर्णय, कानून और नियम बना सकती थी। तो दोनों ही जो है भारतीयों ने और ब्रिटिशों ने अपने अपने लाभ के लिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के स्थापना का विचार रखा। लेकिन बाद में ये हुआ कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में जो नेता शामिल हुए, जो महापुरुष शामिल हुए, उन्होंने अपने अथक प्रयत्नों से इसे एक राष्ट्रव्यापी संगठन बनाया और देश की स्वतंत्रता में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने बहुमूल्य या फिर ये कहें कि अमूल्य योगदान दिया, जिसके ही आगे चलकर भारत की स्वतंत्रता की संभावना और अंत में भारतीय स्वतंत्रता प्राप्त हो सकी। इसमें दोस्तों भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस बहुत ही महत्वपूर्ण संगठन के रूप में उभरा। तो दोस्तों, इस पुस्तक का अगला अध्याय अगले वीडियो में। तब तक हमारे चैनल से जुड़े रहें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों, नमस्कार।